Hello everyone, welcome back again into the BSP Pharmacy, and today we are going to discuss about a very important topic, how to start our pharmaceutical industry. बेसिकली बहुत से स्टूडेंट की ये क्वेश्चन था कि हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवनीश मोगा सर के साथ में। ठीक है, तो चलिए अवनीश मोगा सर के साथ में डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टार्ट अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हेलो सर। हेलो पुनीत। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? सर मैं भी ठीक हूँ। सर बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि हाउ टू स्टार्ट अप अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो इससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सर बेसिकली स्टार्टिंग में हमारा मतलब क्वेश्चन ये रहेगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आखिर स्टूडेंट्स मतलब कि खोलनी क्यों चाहिए इंडस्ट्रीज बेसिकली। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज खोलनी क्यों है? हाँ ओके ओके। देखो, सबसे पहले मैं पुनीत आपको बताता हूँ जी। कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज खोलनी क्यों है। अगर आप एक बड़े लेवल से बात करते हो ना, कि जो हमारा मेडिसिन का आज के टाइम में डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जी तो लगभग 1.5 करोड़ की जो एक इकोनॉमी बनती है ना मेडिकल फील्ड के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जी सर। लगभग आज का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 1.5 करोड़ रुपए का है। आज के टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1.5 करोड़ रुपए, और लगभग आने वाले 5 साल में या 3 साल में 2025 तक ये लगभग 2 लाख करोड़ को टच करने वाला है। ठीक है, जी 25 सर। बिलियन डॉलर के आसपास ये रकम बैठती है, उसको टच करने वाला है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक फैमिली मेडिसिन कंज्यूम कर रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएट क्या कर रही है कि फॉरेन कंपनीज से, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और फॉरेन कंपनीज भी इंटरेस्ट ले रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कैपिटल है जी जी सर। मेडिसिन का, मेडिसिन के लिए एक हब माना जाता है। तो जी सर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें सबसे ज़्यादा होने लगी है। तो इस बेस पे भी हम देखें कि आने वाले टाइम में एवर ग्रीन बिजनेस रहने वाला है। तो इसलिए भी हमें अगर हम एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो हम ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलने की सोच सकते हैं, और हमें सोचना भी बिल्कुल चाहिए। उसमें बहुत ही अच्छी इनकम है, और बहुत अच्छा स्टैंड आने वाले टाइम में ये कंपनियां लेने वाली हैं, मेडिकल इंडस्ट्री लेने वाली है। हाँ तो सर। इसलिए हमें खोलना चाहिए। जी सर, बेसिकली देखा जाए तो कोविड के बाद में भी सभी को पता ही लग गया कि मेडिकल फील्ड में मतलब कितना बड़ा सेक्टर है मेडिकल फील्ड एक तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेडिकल फील्ड, जिस तरह से मेडिकल फील्ड ने सब कुछ बंद था, केवल मेडिकल स्टोर खुला था, आपको भी पता है। जी सर। सब कुछ अवॉइड करना था, बस मेडिसिन खानी थी, आपको भी पता है। हाँ सर। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए ये आने वाले टाइम में महामारियां और ये इस तरह के वायरसेस अपने आप को जनरेट करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट करके हमारे सामने ये चैलेंज फेस हमें आने वाले हर 5 से 10 साल में देखने को मिलेगा। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज हमारी इस तरह से बिल्डअप होंगी आने वाले टाइम में। और आपने भी देखा होगा, ये बिल्डअप होने का ही वजह से है कि वैक्सीन भी, इंडिया ने वैक्सीन भी इजाद कर लिया। जी सर। तो इसीलिए कर लिया क्योंकि हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड हमारे पास साइंटिस्ट हैं, और R&D डिपार्टमेंट अच्छा अपना एक पीक पे काम कर रहा है। चलिए सर, तो मतलब ये तो स्टूडेंट का क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मतलब कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि किस किस सेक्टर्स की कंपनीज ओपन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, किस किस सेक्टर में? आपकी आवाज़ पुनीत थोड़ी कम आ रही है, फिर मैं समझ गया फिर भी जी कि आप पूछ रहे हो कि किस किस सेक्टर में कंपनी को खोल सकते हैं। जी सर। बिल्कुल। आपका राइट क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, इसमें मोटे तौर पर अगर मैं देखूँ, तो सबसे पहले एलोपैथिक आ जाता है। जी एलोपैथिक सारी, लगभग सारी मेडिसिन जो हम जिनको लोकल लैंग्वेज में अंग्रेजी दवाइयाँ भी बोलते हैं। हाँ जी ठीक सर। है। जी जी। हाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ बोला जाता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं। तो एक तो एलोपैथिक बिजनेस बहुत ही बड़ा है, लगभग हर डिजीज की दवाइयाँ इसके अंदर हैं, सबको कवर करता है। तो एक तो एलोपैथिक डिपार्टमेंट हो गया, उससे जिसमें मेडिसिन बनती है। ठीक है, जी। जिसमें मेडिसिन बनती है डिजीज के लिए। दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है फूड सप्लीमेंट का। हाँ जी सर। आज के टाइम में कोरोना जैसी बीमारी आ रही थी, उसके बाद से जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, एनर्जी बूस्टर्स हुए आपके, और आपका इम्यूनिटी बूस्टर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सप्लीमेंट्स हुए, इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है। तो जो फूड प्रोडक्ट और फूड डिपार्टमेंट है, आप उसमें भी क्या बोलते हैं उसको, खोल सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हो। नंबर थर्ड पे आ जाता है, आप कॉस्मेटिक्स में जा सकते हो। जो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्रीज हैं, आज के टाइम पे कॉस्मेटिक्स का फील्ड भी काफ़ी अपने आप को एक पीक पे लेके जा रहा है।
और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये जो मोटे तौर पर हो जाते हैं, ये 3 फील्ड ऐसे हैं जो बहुत ही आज के टाइम में पीक पर चल रहे हैं। तो आप अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के टाइप्स की अगर एक तरह से बात करें तो मैं ये 3 टाइप सबसे फोकस में रखना चाहूँगा। अगर कोई टाइप अलग से है तो वो इनके सब टाइप में आ सकता है, लेकिन मेन टाइप अगर मैं कंसीडर करूँ तो मेन टाइप यही 3 होंगे। तो सर मेन टाइप में मतलब कि एलोपैथी, फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक तो आजकल मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है कॉस्मेटिक तो बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स तो ऐसा है कि आप अगर आप अभी भी बैठे हो ना तो लगभग कम से कम आपके साथ जो एक सुगंध है, जो चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हो, नहाने के बाद आप बिना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के आप रह ही नहीं सकते हो। ठीक है, एक बार को आप नहाना अवॉइड कर सकते हो पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। फ्रेश फील कराते हैं, ठीक है, और आपकी अच्छी फ्रेगरेंस रहती है, आप अरोमेटिक फील करते हो, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, फूड सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, और उसके बाद एलोपैथी कंपनी आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है। बहुत अच्छे टाइप्स की अगर बात करूँ तो इस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जी सर, चलिए ठीक है, ये तो हमारा डिफरेंट सेक्टर्स हो गए। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा सर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैटर करता है। देखो, सबसे पहली बात है कि आप एक बी फार्म आपके पास होना चाहिए। बी फार्म, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। आपको किसी ना किसी स्टेट से जरूर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है 2-3 साल किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने का तो बेस्ट है, पर फिर भी आपको आपके पास बी फार्मा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर आप इससे ज़्यादा भी आप एम फार्म वगैरह कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उसमें कोई सख्ती या दोहराई वाली कोई बात ही नहीं है। तो बी फार्म एक मिनिमम क्राइटेरिया समझ के आप चल सकते हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट जिसने बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट की है वो एलिजिबल है अपनी हाँ, वो pharmaceutical एलिजिबल industry है, खोलने हाँ, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलने के लिए। की। किसी भी सेक्टर में, एलोपैथी या फिर कॉस्मेटिक, कोई सी भी सेक्टर में खोल देखो, सकता है। हाँ, सेक्टर में तो आप कोई सा भी खोल सकते हो, बस थोड़े से रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाते हैं। थोड़े से आपको जो अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट अथॉरिटीज़ हो जाती हैं जिनमें आपको अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ जाती है। ओके सर, नहीं तो चलिए ऐसा ठीक है भी है सर। जो कॉस्मेटिक, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अच्छे डिग्री लेवल पे कॉस्मेटिक्स में भी कोर्स किए जाते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। कुछ डाइटिशियन के कोर्स भी होते हैं, फूड उसमें भी आपके डिपार्टमेंट में भी कोर्सेज होते हैं। पर जो बी फार्म कैंडिडेट होता है वो एडिशनल इन चीज़ों का फर्दर लाइसेंस लेके ये सब चीज़ें भी अपनी कंपनी में अप्रूव्ड करा सकता है। अगर जैसे फूड सप्लीमेंट वाला सीन रहता है तो FSSAI द्वारा वो उसको अथोराइज करा के अपने वहाँ सप्लीमेंट बना सकता है। ओके सर, तो सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ टू स्टार्ट, मतलब कि स्टार्टअप करने के लिए से बैलेंस कितना होना चाहिए हमारे पास में, स्टाफ कैसा होना चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को खोलने के लिए। तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखो, आपका एरिया और दूसरा आपने पूछा स्टाफ। हाँ, एरिया और अगर स्टाफ की बात करूं तो मैटर करता है कि आपके लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स क्या हैं कंपनी को लेके, ठीक है। आप मार्केटिंग में रहना, आप मैन्युफैक्चरिंग में ही रहना चाहते हो, ठीक है। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, मार्केटिंग कोई और कर रहा है, ठीक है। नंबर 2 पे बात आ जाती है, आपको मार्केटिंग भी करना है खुद और आपको मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करना है, ठीक है। नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, एक सेक्टर है R&D डिपार्टमेंट। आपको अपना कोई मॉलिक्यूल फर्दर किसी नए रिसर्च पे, नई मॉलिक्यूल पर रिसर्च करनी है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर भी डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर मार्केट में टिका रहना है लंबे टाइम तक तो आपके पास आपको फार्माकोविजिलेंस सेक्टर भी होना चाहिए। उस पर मैंने एक फर्दर वीडियो बना रखी है पहले, अगर किसी को कोई डाउट हो तो फार्माकोविजिलेंस की वीडियो जाके देख सकता है, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये सारी, ये मेन 4 चीज़ें होती हैं। एक आप इनको पिलर समझ सकते हैं। आप अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो ये पिलर है, 3-4 चीज़ें। डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सीमित रहना चाहते हैं, आपके अचीवमेंट, आपके लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है या नहीं है, आपके गोल्स क्या हैं, उन सब चीज़ों पे मैं जाऊँगा, ठीक है। तो अब अगर आपको पता है कि मार्केट में डिमांड क्या है और मार्केट में compete कैसे करना है, अब ये डिमांड और कंपटीशन का खेल चलेगा आपके स्टाफ से। अगर आपके पास अच्छा वेल ट्रेंड स्टाफ है, ठीक है, आपने अच्छे एक्सपीरियंस बंदे हायर किए हैं कंपनी के अंदर, तो वो इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर जाते हैं, ठीक है। तो आपका स्टाफ एक अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्टाफ एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए,
ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम उनको देखती रहे, और कोई अगर रिफॉर्म होना हो, चीज़ें सुधारी जानी हो तो उनको सुधारते रहे। तो स्टाफ बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपके पास वेल ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। दूसरी बात, आपने शायद लोकेशन की है। जी, एरिया हाँ, क्राइटेरिया आपके पास एरिया प्रायोरिटी क्या रहेगी। देखो, अगर आप एक शॉर्ट इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक छोटे लेवल पे इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं आपको इकोनॉमी को देखते हुए, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप अपने जो एरिया है आसपास का लोकल एरिया, आप सबसे पहले उसके, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो इजी या फायदे में आप तभी रहोगे आप उस लोकल एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर से कांटेक्ट कर लेंगे तो वो आपको एक तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी और आपको एक एरिया सजेस्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। एरिया ड्रग इंस्पेक्टर भी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल इस चीज़ बिल्कुल। में। अगर आप एक इसको क्या बोलते हैं, मिडिल कैपिटल का कुछ डालना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा इनकम, आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप वहाँ के डीआई से भी कांटेक्ट करके वहाँ के जो उस स्टेट के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप किसी अलग स्टेट में जाके करते हो, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो वे रूल्स रेगुलेशन आप उससे डिस्कस कर सकते हो। डीआई की एक ड्यूटी ये भी होती है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है, तो अगर वो आपसे मिलना चाहता है और चीज़ें डिस्कस करना चाहता है, तो उसका राइट है, वो आपसे डिस्कस कर सकता है उसके। और सर मतलब कि अगर जो हम लोग किसी अदर स्टेट में अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। पर्टिकुलर वहाँ के डीआई से हम सजेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मतलब रूल रेगुलेशन इन सब चीज़। हाँ हाँ, वो उनके लिए अगर कोई रूल रेगुलेशन नया आया है, कुछ रिफॉर्म नया हुआ है, तो डीआई के पास अपडेट जरूर होती है, तो आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है ठीक है लोकेशन के ऊपर बात। लोकेशन में आपने पूछा है कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए। देखो, लोकेशन आप कहीं भी खोल सकते हो, आपका रूरल एरिया हो या फिर आपका अर्बन एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, आप इंडस्ट्री कहीं भी खोल सकते हैं। बस आपके पास ना, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एरिया ऐसा हो जहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, आप किसी भी टाइम अपना प्रोडक्ट मंगा सकें, कुछ भी भेज सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको रॉ मटेरियल भी मंगाना है, आपको आउटपुट भी देना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ अच्छा हो, जहाँ वेल कनेक्टेड रूट्स हों, रोड्स हों, अच्छी रोड्स हों, तो उनके आसपास आप देखते हो कि वहाँ, और इंडस्ट्रियल एरिया हो आपके, वैसे जी सर। एक अलग से किसी भी एरिया में जाके ना बैठें, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो जहाँ एक लोकेशन की फील आता है, काम करने का मज़ा आता है, और स्टाफ भी वहाँ जाके कंफर्टेबल रहता है। तो ऐसा एक लोकेशन आप अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी मिलता है तो आप कम से कम वेल कनेक्टेड रूट और ट्रांसपोर्टेशन जहाँ अच्छा हो, ऐसी लोकेशन को आप चूज़ कीजिए और वहाँ आप अपना इंडस्ट्री को बना सकते हैं। ठीक है सर, मतलब कि या तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए अगर जो हम किसी अलग एरिया में खोलना चाह रहे हैं, अदरवाइज जहाँ पे पहले से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हमें खोलना है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ही मैटर नहीं करती है पुनीत, जरूरी नहीं है कि हाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ही ज़्यादा हो, जी वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। हाँ, एक माहौल होना चाहिए, जरूरी हो सकता है कि कोई अदर इंडस्ट्री भी हो, पर कुछ एरिया फेमस रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से, तो एक अगर आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। थोड़ा एटमोसफेयर के। एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है और वहाँ आपको बार्गेन ज़्यादा नहीं करना पड़ता चीज़ों के लिए, जो चीज़ें पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी हैं वही चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको ज़्यादा बार्गेन नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन जो सबके लिए है वही आपके लिए होगा, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्सपेंसिव भी हो सकती है और कुछ चीज़ें आपको इकोनॉमी की भी मिल सकती हैं। ओके सर, चलिए ठीक है, ये तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। हाँ देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में अगर आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, तो इसको धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, सबसे पहले आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन है तो दूसरे नंबर पर आ जाता है आपके पास होलसेल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन का होलसेल लाइसेंस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर थर्ड पे बात करते हैं, आपके पास क्या होना ज़रूरी है, आपके पास लेबोरेटरी, मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी का लाइसेंस होना भी ज़रूरी है, उनका अप्रूवल भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर इंडस्ट्री आपने मेंटेन कर रहे हो तो उसमें आप लैब भी मेंटेन करते हो, उसके लिए भी आपके पास अप्रूवल होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर थर्ड पे मैं बात करता हूँ, अगर मोटे तौर पे जाएं
तो अगर आप अपनी ज़मीन नहीं खरीद पाते हो, तो आप कोई ज़मीन रेंट पे है या कोई इंडस्ट्री या कोई पर्टिकुलर जगह आपकी अपने रेंट पे ली है, तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, रेंट एग्रीमेंट, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपके डॉक्यूमेंट्स में रेंट एग्रीमेंट भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है पुनीत। आगे हम बात करें तो आपके पास आपका जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंपनी का जीएसटी नंबर ही नहीं है, जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ये भी डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट में काम आता है। जब आपको फाइनल अप्रूवल मिलता है ना, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क तो समझते हैं सब। ट्रेडमार्क क्या होता है? सब अलग अलग कंपनियों का अलग अलग लोगो होता है, अलग अलग सिंबल होता है। अब ट्रेडमार्क का लाइसेंस होने के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी मैं बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। फिर आपके पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की भी अथॉरिटी होनी चाहिए अगर आप कोई फूड सप्लीमेंट बना रहे हैं, और FSSAI की भी अथॉरिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड का जो ध्यान रखते हैं अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसकी भी आपके पास अप्रूवल होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास और क्या क्या होना ज़रूरी है अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आपका कोई आप कंपनी का डायरेक्टर हो, तो आपके पास आपका ID नंबर भी होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास आपका टैन भी होना चाहिए। एक TAN करके डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसमें होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन होता है वो, ठीक है, कलेक्शन नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ID में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ID में सबको पता है, ठीक है। या तो आपका वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे कंसीडर, इनमें से कोई भी एक हो चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ वगैरह होना चाहिए, सिग्नेचर अप्रूव्ड सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। आपके उसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए आपका टेलीफोन बिल भी चल सकता है, सब कुछ चीज़ें उसमें चल सकती हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कोई मुझसे भी छूट जाए, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि लगभग डॉक्यूमेंट्स आपको बता दी जाए जो रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो लगभग आप 90% डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कोई छूटता है तो वो आपको पर्टिकुलर जहाँ से आप प्रिपेयर करते हैं वहाँ आपको पता चल जाता है कि कोई छूट तो नहीं रहा है। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक MOA होता है, मेमोरेंडम होता है ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है, और एक होता है AOA, ठीक है। अब ये MOA और AOA बनवा तो सब लेते हैं, पर होता क्या है? MOA सोचता है आदमी, तो ये क्या होता है? ये एक तरह से एक शपथ पत्र होता है, ठीक है, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी पार्टनरशिप और ओनरशिप क्या है, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी किस तरह की एक्टिविटी करेगी, ये आप उसमें अप्रूवल करवा के देते हो कि हमारी कंपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम बना रहे हैं ये फर्म, कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है मेडिसिन का। और दूसरा, हमारी पार्टनरशिप कैसे है, साझेदारी का भी उसमें खुला होता है कि आपकी साझेदारी कैसे होनी चाहिए। इसको बोलते हैं MOA, ठीक है। उसके बाद आ जाता है AOA, आर्टिकल्स के बारे में बात करता है AOA, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसका क्या है कि कंपनी का जो उद्देश्य है, आप जो अचीवमेंट करना चाहती है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, प्रोसेसिंग कंपनी के अंदर क्या रहेगी, वो होता है AOA। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, MOA और एंड AOA, ठीक है, ये सारे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक टॉपिक, एक लाइसेंस आया था ट्रेडमार्क का लाइसेंस के बारे में। अब आपको ट्रेडमार्क का लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है, आप भी समझ सकते हो कि ट्रेडमार्क, आपका कोई ट्रेडमार्क, आप पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इसलिए बनाते हो कि आपको कोई कॉपी ना कर सके। आपने कोई, हाँ, आप कोई कुछ चीज़ें बना रहे हो, उनको कोई कॉपी ना कर सके, आपके नाम से कोई और ना ले सके, नकली दवाइयाँ नहीं बेच सके, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेडमार्क का भी लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रेडमार्क का भी अपना लाइसेंस जरूर कराएं। और FSSAI अप्रूवल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि FSSAI इग्नोर किया जा सकता है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। FSSAI इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, ये जरूर लिया जाना है। तो FSSAI के लिए आप गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस दिया होती हैं, उन सब गाइडलाइंस को आप ध्यान से पढ़ें और सारी चीज़ों को बिल्कुल, उसमें सब कुछ दिया जाएगा। आप किस कैटेगरी का फूड बना रहे हो, ठीक है, किस तरह का इस फूड का वर्क रहेगा, क्या प्रोसेसिंग करोगे, इन सबको देखते हुए ही और आपकी क्वालिटी वगैरह सब चीज़ों को देखने के बाद ही FSSAI का अप्रूवल होता है। तो ये अप्रूवल बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर, हाँ तो जी। इस बार इसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर, सारी चीज़ें रहेगी। हाँ, ये जो प्रोसीजर, हमारे हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसमें बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर एरिया खरीद लिया है,
अभी तो रेंट एग्रीमेंट की बात थी। अगर आपने कंपनी जहां बन रही है, आपने वो एरिया अगर खरीद लिया है, तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि जो उसकी सेल डीड है, सेल डीड का मतलब होता है कि किसने किससे खरीदा और आपने किससे खरीदा। वो एक चैन होती है पूरी, उस चैन के डॉक्यूमेंट्स, उसको सेल डीड बोलते हैं। वो सेल डीड आपके पास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उस सेल डीड में कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप वाली सेल डीड होनी भी बहुत जरूरी है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। हाँ जी, मतलब कि जैसे आपने एरिया मेरे से खरीदा तो मेरा भी और आपका भी पूरी चेन के हाँ मतलब हाँ, सारे आपने documents आपने आपने- सपोज एक खेत का मालिक है, जी, वो अपनी जमीन बेचना चाह रहा है। सबसे पहले तो मालिक वही है, उसने अभी हाँ। किसी से खरीदी नहीं है, उसके पास पैतृक संपत्ति है, ठीक है। हाँ, उसने बेचा पुनीत को, ठीक है। ओके, तो उसके बाद पुनीत लेगा सेल डीड किसकी? उसके उससे जो खरीदा है, ठीक है। जी। अब पुनीत ने बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है। तो ओके। वो थर्ड पर्सन का के पास चला गए सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद किसी फोर्थ पर्सन ने कोई कंपनी खोलना चाह रहा है, उसने ले लिया, तो उसके पास वो पूरी सेल डीड होनी जरूरी है कि किसने किससे खरीदा और किसने किससे खरीदते हुए उसके कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बाद तुमने खरीदा, ठीक है। उसमें सबके फोटोज रहते हैं, सबकी फोटोकॉपी रहती है, सब कुछ उसमें सबके सिग्नेचर रहते हैं, सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो ये सेल डीड आपके पास होनी बहुत जरूरी है। टॉप से लेके बॉटम तक सबका ही होना चाहिए। हाँ जी, टॉप से लेके बॉटम तक उन डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ आपका सब कुछ कवर रहता है। ओके सर, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स बेसिकली? इसके बाद अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका छूट जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक दो अथॉरिटीज़ और होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, उस पर्टिकुलर आप जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो उनको लेकर कुछ और अप्रूवल हो जाते हैं कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो। तो उनके अप्रूवल के लिए हो सकता है आपको अलग से कोई अथॉरिटी की ज़रूरत पड़े, कोई अलग अप्रूवल की ज़रूरत पड़े। तो मोटे तौर पर अगर मैं बात करूँ 90% में मैंने पहले बताया था, इन डॉक्यूमेंट से अलग शायद ही किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़े। ओके सर, चलिए ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ओवरऑल बजट क्या रहेगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे स्टार्टिंग में करना पड़ेगा? हाँ देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पुनीत, इन्वेस्टमेंट उसमें दो तीन तरीके से हो सकता है। हम चीज़ों को समझने के तौर पे हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे, एक तो होता है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया, दोबारा उस पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर होता है मेंटेनेंस थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल, मतलब जो एक बार इन्वेस्ट कर दिया वो कर दिया, मतलब कि वन टाइम। आपने ज़मीनें खरीदी, ज़मीन का इन्वेस्टमेंट वन टाइम होता है, आपने खरीद लिया, आपकी हो गई। उसके बाद आता है आप उस पर बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग का फिर मेंटेनेंस बचता है, तो बिल्डिंग आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार इसे पैसा लगा दिया तो आपने लगा दिया, कोई ऐसे ही नहीं है कि अब और आपको फर्दर पैसा लगाने की जरूरत है। एक बार पैसा लगा दिया वो आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद गाड़ियाँ खरीदनी हुई, मशीनें खरीदनी हुई, ठीक है, और अदर फर्नीचर और भी जितनी सारी चीज़ें हैं अंदर ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप पैसा लगाते हो फर्स्ट टाइम में तो वो आ जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है। एक कैपिटल ऐसी होती है जिसमें आपको कंटिन्यू पे करते रहना है। अब कंटिन्यू पे करना है, अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पर रेंट पे है, आपकी कोई ज़मीन है, जो आपने ज़मीन खरीदी वो आपकी ज़मीन रेंट पे है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक तो सॉरी, उसमें आपको क्या करना है, हर महीने रेंट पे करना पड़ेगा, हर महीने आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। हर महीने आपको डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो देखने पड़ेंगे, और हर महीने आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मेंटेन रखना पड़ेगा। पेट्रोल वगैरह हुआ, उनका मेंटेनेंस वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ें आती हैं, हमारी एक संपत्ति होती है ऐसी जो कैपिटल होती है, जो हमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहनी पड़ती है, ठीक है। आपको हर महीने सैलरी भी देनी है, तो आपके पास इतना बजट होना ज़रूरी है कि आप हर मंथ सैलरी भी दे सको, आप हर मंथ बिजली का बिल भी भर सको, आप रेंट एग्रीमेंट के जो आपने जितने पैसे में एग्रीमेंट किया है, आप पर मंथ उसका एग्रीमेंट भी आपको सेटिस्फाई करते रहना है, वहाँ भी आपको पैसे भरते रहना है, ठीक है जी। हाँ। और आप मार्केटिंग को भी देख सको, मार्केटिंग में क्या चल रहा है, मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप मार्केट में भी अपना कंटिन्यू पैसा इन्वेस्ट करते रहें। तो यहाँ आ जाती है बात दूसरे नंबर के इन्वेस्टमेंट की। अब अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तीसरे नंबर का इन्वेस्टमेंट होता है आपकी इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री क्या है भाई, आपने सारे काम कर लिए, मशीनें भी मंगा ली, आपने मार्केट में भी अपना पैसा डाल दिया, अब आप मैन्युफैक्चरिंग पे आते हो। मैन्युफैक्चरिंग करोगे कैसे,
जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे तभी तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे। रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो क्या स्टाफ भी क्या कर लेगा, गाड़ियाँ भी क्या कर लेंगी, बिल्डिंग भी क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा आपके पास। तो रॉ मटेरियल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रॉ मटेरियल से पहले है स्टॉक। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप कंटिन्यू मार्केट में बने रहोगे, आपके पास डिमांड जो है मार्केट के पास, आपको डिमांड फुलफिल करने की आपके पास कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। रॉ मटेरियल भी आपके पास होना चाहिए, स्टॉक भी आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आ जाता है आपका आउटपुट, ठीक है। आपको आउटपुट के लिए भी पैसा चाहिए। अगर आपने कंपनी में से मैन्युफैक्चरिंग करके टैबलेट बाहर निकाल दी तो उनका आउटपुट मार्केटिंग में कैसे करना है, किस किस तरह से वो मार्केट तक पहुंचानी है, उसके लिए भी आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, ठीक है। हाँ जी, ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और इसके बाद भी आपके पास बैक इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है, समहाउ मार्केट जिस तरह आप सोचते हो उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास बजट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि आप की जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ाए ना, आप सैलरी दे सकें, स्टाफ को रोक सकें, चीज़ों को अपने आप रिपेयरिंग करते रहें, अपनी जो रिफॉर्म है कंपनी के अंदर, अपने मैनेजमेंट को संभाल के रखें। उसके लिए भी आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जो हमें स्टार्टअप पे मतलब कि स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। ओके सर। तो अगर जो सर हमारा बेसिकली बजट लगभग मतलब कि एक तरीके का रहता है, किसी का करोड़ों का बजट है, किसी का 30 लाख 40 लाख बजट है, तो उसमें मतलब किस लेवल की कंपनी हमारी ओपन हो सकती है? देखो, अगर मैं नीचे से शुरू करता हूँ, डिपेंड करता है आप कौन कौन से सेक्टर टच करना चाहते हो। अगर आप केवल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो बस, और आपको मार्केटिंग के लिए किसी फर्दर कंपनी के साथ आपको करना है, कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्टिंग आप 15 लाख से भी कर सकते हो, आप 20 लाख से भी कर सकते हो, आप एक सिंपल मशीन रख के भी स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आपने हर तरह का लाइसेंस और हर तरह का अप्रूवल ले लिया हो। आप मिनिमम 10 स्टाफ से भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, और आप ये 20 स्टाफ से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप ये कंपनी आप एक कम से कम 4-5 कमरों में भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप एक बड़ी बिल्डिंग में भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से अलग मार्केटिंग को भी थोड़ा टच करना चाहते हैं तो बजट आपका लगभग 50 लाख के आसपास जा सकता है। उसके बाद अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी टच करना चाहते हैं और फार्माको विजिलेंस सेक्टर को भी टच करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा खासा बजट होना जरूरी है। 5-6 करोड़ के पास आसपास आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे और तभी आप अच्छे से मार्केट में टिक पाओगे। अब दूसरी बात आती है, पुणे क्वेश्चन और मन में आता है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इनकम का सोर्स क्या होगा। आप इन्वेस्टमेंट की ही बात बता रहे हो, आप इनकम कैसे करोगे? जी सर। देखो, अगर आप सबसे पहले है, आप जैसे ही एक प्रोडक्ट को फाइनल करके बाहर निकालते हो, आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट खुद तय करने के हकदार होते हो, कुछ स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। गवर्नमेंट्स के भी प्राइस को लेके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने जो ड्रग है, जो अपने मेडिसिन बनाई है, उसके आप जो प्राइस वैल्यू है वो आपको रखने का हक होता है। अब उस प्राइस वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना जितना भी खर्चा आया है, आपका एक मैनेजमेंट होता है जो आपका पर टैबलेट कॉस्ट तक निकाल देता है कि हमको पर टैबलेट कॉस्ट पर इतना खर्चा आ रहा है। अगर हमें इनकम लेनी है तो हमें पर टैबलेट या पर स्ट्रिप पे या पर बैच पे अगर हम इतना प्रॉफिट लें तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट को फिर भी एक किफ़ायती दाम में ये चीज़ें मार्केट तक पहुंचेंगी और हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो कंपनी रेट कुछ इस तरह से तय करती है कि वो अपने सारे टैक्सेस, अपना सारा इन्वेस्टमेंट, सब कुछ वो निकाल लेती है, और एवरग्रीन बिजनेस है, डिमांड में बना रहता है, तो इसीलिए इसमें अच्छी डिमांड रहती है और अच्छे से आपका जो प्रोडक्ट बनता है मार्केट में बढ़िया घूमता है, अगर आपकी थोड़ी सी मार्केट पे पकड़ है और डिमांड पे आपका फोकस है तो। तो बेसिकली तो मेन तो पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टार्टअप कौन सी कंपनीज कैसे कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट के क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल सर। तो आप कुछ स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे अपनी साइड से? देखो, मैं तो स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इजीली इस फील्ड में सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सिप्ला कंपनी ऐसी है जो मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करता है। मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराता है।
हाँ, और इसमें एक कंपनी की बात करूँ तो थर्ड पार्टी एक टाइप और छूट जाता है पुनीत कंपनी का, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। चीज़ें आपको सर। यही सारी एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में बताया, लगभग चीज़ें सेम होती हैं। बहुत सी अगर आप अपने आप को एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर घोषित कर देते हो, अनाउंस कर जाते हो और मार्केट में आपकी डिमांड बन जाती है, तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको ऑर्डर पुट करती हैं। ऑर्डर आपके पास मतलब आपकी झोली में ऑर्डर पड़े ही रहेंगे, आपको लगातार आपकी मशीनें चलती रहेंगी, आप लगातार पैसा बनाते रहेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, मार्केटिंग वो खुद करेंगे। सिप्ला कंपनी का 2022 के टर्नओवर की बात करूँ, 1900 करोड़ का टर्नओवर है सिप्ला कंपनी का। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश कर जाते हैं कंपनी में, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जबकि सिप्ला मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता है, बहुत ही कम, अगर करता भी होगा तो बहुत ही कम, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा के बस मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग पर ध्यान रखता है और अपना अच्छा पैसा कमा रहा है। तो अगर आपके पास इस अच्छा स्टाफ है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, मार्केट का पता है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास है, तो आप आराम से इस सेक्टर में सर्वाइव कर जाओगे। जी। तो सर यहाँ पे एक वर्ड आपने यूज किया थर्ड पार्टी कंपनी, तो सर इसका मतलब क्या रहता है बेसिकली थर्ड पार्टी हाँ, कंपनी? थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्टी हो जाती है वो कंपनी, फर्स्ट पार्टी हो जाती है जो अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है, ठीक है, वो हो जाती है फर्स्ट पार्टी। और सेकंड पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो पार्टी जब आपके पास पहुंचती है तो वो एज ए मैन्युफैक्चरर आपको देखती है, ठीक है, आप एज ए मैन्युफैक्चरर हो उसके लिए, तो आप उसके लिए हो गए एक थर्ड पार्टी वाले बंदे, क्योंकि वो सेकंड पार्टी में अपने आप को रखता है मार्केटिंग में। फर्स्ट पार्टी उसका प्रोडक्ट हो गया, सेकंड पार्टी में उसने अपने आप को एक मार्केटिंग के रूप में अपने आप को खुद बिल्ड कर दिया। अब वो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए प्रोडक्ट भी है और मार्केटिंग करने के लिए अपना स्टाफ भी है। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड में उसने अपने आप को कंसिडर कर लिया। थर्ड में उसे करना क्या है, उसको बस अपना मैन्युफैक्चरिंग कराना है। कराना किससे है? जो थर्ड पर्सन बचा, जो और बची कुछ कंपनियां हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं है, मतलब कि अपने पास बनाने के लिए खुद का कुछ नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि कब हमसे दूसरे अपना प्रोडक्ट बनवाए और हम उनके लिए प्रोडक्ट बना के दें, ठीक है। ये होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। अगर आप आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, आप कुछ बनाना नहीं चाहते, तो आप दूसरी कंपनियों के लिए भी एक मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, उनको आप बना के दे सकते हैं। ये होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, टाई अप करके किसी से भी आप ये मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो। नंबर ऑफ कंपनीज है आज के टाइम में, लगभग 80% कंपनीज हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें। ठीक है, तो सर स्टूडेंट के ऑलमोस्ट सारे के इस लगभग मुझे लगता है सारे क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और रह जाता है पुनीत इसमें कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है और वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करना चाहता है, तो एक होता है कि बैंक से लोन ले सकते हो आप, ठीक है जी सर। आप बैंक से लोन भी ले सकते हो। बैंक से लोन लेने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको एक फील्ड भी, आपको एक साइट पे आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कुछ करके होता है एक डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको उस पर क्या कराती है, आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। आप वहाँ से लोन ले सकते हो, उस लोन पे आपको सब्सिडी मिलती है, आप आराम से अपना जो स्टार्टअप है उसको स्टार्ट कर सकते हो। छोटा हो या बड़ा हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा वो आपको पर्टिकुलर आपका फर्दर बैंक बताएगा, ठीक है। और आपको अगर जानना है कि कहाँ से पता चलता है इस बारे में, तो एक साइट है pharmaceutical.government.in/scheme पे जाके आप देख सकते हो कि उस पर सारी नॉलेज आपको, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके सर, तो सभी क्वेश्चंस तो हो गए होंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि सभी क्वेश्चंस हो गए होंगे पुनीत जी सर। तो इसके बाद में थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और इतने अच्छे से स्टूडेंट्स को बताने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ, थैंक यू पुनीत। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बच्चे आपको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा मैं कहीं ना कहीं से नॉलेज कलेक्ट करके बच्चों का वो डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पुनीत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B Pharm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।